भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सिर्फ चुनावों और सरकारों पर नहीं टिका है। इसकी असली ताकत इसकी विशाल और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था में निहित है, जो देश के हर कोने तक सरकार की नीतियों और सेवाओं को पहुंचाती है। यह प्रशासन ही वह ढांचा है जो लोकतंत्र के वादों को हकीकत में बदलता है। जब हम एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, उस कल्पना को साकार करने का जिम्मा प्रशासनिक मशीनरी पर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन बना रहे, नागरिकों को उनके अधिकार मिले और देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। प्रशासन के बिना सरकार की नीतियां केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और लोकतंत्र का असल मतलब खो जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। भारतीय गणराज्य के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वे देश के संवैधानिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति का पद गरिमा और सम्मान का प्रतीक है, लेकिन उनकी शक्तियां काफी हद तक औपचारिक होती हैं। वे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हैं। जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, संसद के सत्रों को बुलाते हैं और समाप्त करते हैं, और विधेयकों को कानून बनाने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं। उनका पद राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। वे सरकार के प्रमुख होते हैं और देश के शासन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करते हैं और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार सौंपते हैं। वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सभी मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। भारतीय संसद, जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, 2 सदनों से मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, निचला सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए। यह सदन सीधे तौर पर जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत आवश्यक होता है। सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो इसे वित्तीय मामलों में अधिक शक्तिशाली बनाता है। राज्यसभा, काउंसिल ऑन स्टेट्स, ऊपरी सदन कहा जाता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष। दोनों सदनों की भागीदारी से कानून बनता है। गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल और समितियों से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। भारतीय नौकरशाही, जिसे स्टील फ्रेम भी कहा जाता है, देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। यह वे अधिकारी हैं जो नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। इन सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। सबसे प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। एक IAS अधिकारी उप जिलाधिकारी से शुरू कर जिलाधिकारी सचिव और भारत सरकार के सचिव तक पहुंच सकता है। उनकी जिम्मेदारियों में नीति निर्माण व कार्यान्वयन, राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की निगरानी शामिल है। वे सरकार की आंख और कान हैं, जमीनी हकीकत से अवगत कराते हैं। IPS कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। SP से DGP तक प्रगति कर सकता है। वे CBI, IB, रॉ जैसी केंद्रीय एजेंसियों में भी कार्य करते हैं। मुख्य कार्य अपराध रोकथाम व जांच, शांति व्यवस्था और VIP सुरक्षा सुनिश्चित करना है। IPS अधिकारी साहस, निष्ठा और नेतृत्व के प्रतीक हैं। वे राज्य पुलिस और CAPFs का नेतृत्व करते हैं। IFS भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। IRS कर संग्रह, अन्य केंद्रीय सेवाएं समग्र शासन को सक्षम बनाती हैं। ये सभी मिलकर विविध भारत के शासन को संभव बनाती हैं। भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र के साथ राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। संविधान ने दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। राज्य स्तर पर शासन की संरचना काफी हद तक केंद्र सरकार के समान है। कार्यकारी शाखा का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। वह बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य सरकार का गठन करते हैं, नीतियां तय करते हैं, समन्वय करते हैं। राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, अधिकांश में एक सदनीय विधानसभा, कुछ में द्विसदनीय प्रणाली। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। सीएम विभाग आवंटन, बैठकों की अध्यक्षता और राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं। मुख्यमंत्री जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं। कुशल नेतृत्व राज्य को विकास और समृद्धि की ओर ले जाता है। भारत में शासन की असली परीक्षा जिला स्तर पर होती है, जहां नीतियां सीधे जनता तक पहुंचती हैं। जिला प्रशासन भारतीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका प्रमुख जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी होता है। वह जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रतिनिधि है और भूमिका बहुआयामी है। कलेक्टर के रूप में भू राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण। अन्य अधिकारी पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी आदि। एसपी सामान्यतः आईपीएस, जिले के पुलिस बल का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई ये विभाग जिलाधिकारी के समन्वय और नेतृत्व में काम करते हैं। 75वें संशोधन से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सदस्य सीधे चुने जाते हैं। पीने का पानी, सड़कें, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों पर निर्णय। ग्राम सभा पंचायती राज की आत्मा है। लोग सीधे सवाल, समीक्षा और योजना बना सकते हैं। जिला प्रशासन और पंचायती राज मिलकर लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और लोकतंत्र की जड़ें गहरी करते हैं। सेक्शन 7 न्याय का मंदिर। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालतें। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका कानून का शासन और न्याय सुनिश्चित करती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली एक पिरामिड की तरह है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके फैसले सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नागरिक सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र राज्य या राज्य राज्य विवाद भी निपटाता है। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय, कुछ साझा भी, अपील सुनता है, रिट जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्यपाल से परामर्श पर आधार पर। जिला निचली अदालतें, हर जिले तहसील में आम आदमी का पहला पड़ाव। दीवानी, संपत्ति, अनुबंध, पारिवारिक विवाद, फौजदारी, चोरी, डकैती, हत्या। न्यायाधीशों को कार्यकाल सुरक्षा, वेतन संचित निधि से अवमानना दंड की शक्ति। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। असंवैधानिक कानूनों आदेशों को अमान्य कर संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखती है। सेक्शन 8 लोकतंत्र के प्रहरी चुनाव आयोग, सीएजी और यूपीएससी जैसी स्वतंत्र संस्थाएं। संविधान ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु इन्हें स्थापित किया। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र की नींव, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव तिथियां घोषित करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, समान अवसर, धन बल के दुरुपयोग पर रोक। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सीएजी सार्वजनिक पर्स का संरक्षक। केंद्र राज्य के खर्चों का ऑडिट, उद्देश्य व नियमों के अनुरूपता की जांच। रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को, फिर संसद विधानमंडल में लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। यूपीएससी अखिल भारतीय व केंद्रीय सेवाओं में योग्यता आधारित निष्पक्ष भर्ती, नियम, पदोन्नति और अनुशासन पर सरकार को सलाह। ईसीआई, सीएजी, यूपीएससी लोकतंत्र के संतुलन चक्र हैं। कार्यपालिका को संविधान की मर्यादाओं में रखते हुए निष्पक्षता, जवाबदेही और योग्यता सुनिश्चित करते हैं। सेक्शन 9 प्रशासन और आम नागरिक सेवाओं का वितरण और भागीदारी। प्रशासन का अंतिम उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। यह उद्देश्य कुशल व प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण से पूरा होता है। राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य। नागरिक का पहला सामना अक्सर तहसील, पुलिस स्टेशन, सरकारी अस्पताल से होता है। इन्हीं की गुणवत्ता धारणा बनाती है। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, प्रमाण पत्र और सेवाएं ऑनलाइन, समय बचता है, पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार घटता है,
सीएससीएस ग्रामीण डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। डिजिटल विभाजन पाटा जा रहा है। सूचना का अधिकार 2005, नागरिक सशक्त विभाग, समय सीमा में जवाबदेही और सार्वजनिक वित्त की पारदर्शिता बढ़ी। लोकतंत्र केवल 5 साल में एक वोट नहीं, निरंतर नागरिक भागीदारी जरूरी है। पंचायती राज व शहरी निकाय औपचारिक मंच देते हैं। नागरिक समाज, एनजीओ, दबाव समूह नीतियों को प्रभावित करते हैं। जन सुनवाई और परामर्श प्रशासन को लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। शासक शासित से सेवा प्रदाता सेवा प्राप्त करता, यही नागरिक केंद्रित शासन का सार है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एक विशाल, जटिल और बहुस्तरीय संरचना है जो हर कोने में लोकतंत्र की जड़ों को सींचती है। राष्ट्रपति के औपचारिक पद से लेकर गांव की पंचायत तक प्रत्येक इकाई की परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारी है। वे मिलकर इस महान राष्ट्र के शासन को संभव बनाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नीतिगत दिशा तय करते हैं और संसद सुनिश्चित करती है कि नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप हों। शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन, कोई अंग निरंकुश नहीं, सभी जवाबदेह। नौकरशाही अक्सर आलोचना झेलती है, पर वास्तव में यह स्टील फ्रेम देश को जोड़े रखता है। आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाएं नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलती हैं। विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही लक्ष्य। जिला प्रशासन और पंचायती राज में लोकतंत्र साकार होता है। लोग अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। न्यायपालिका संविधान और अधिकारों की प्रहरी है। चुनाव आयोग, सीएजी, यूपीएससी, निष्पक्षता, जवाबदेही, योग्यता के स्तंभ। यह प्रशासन ही एक जीवंत लोकतंत्र की धड़कन है जो भारत को निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है।